हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? तो बच्चा पार्टी ऐसा है कि भैया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज कुछ और अमेजिंग और कुछ बहुत सुपर और कुछ बहुत जबरदस्त। तो वापस से स्वागत है आपका अमेजिंग और सुपर वाले प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के ऊपर। और मैं हूं बच्चे आपका अपना होस्ट, आपका गोस्ट, आपका मेंटर, आपका फ्रेंड, आपका गाइड, कुछ भी कह लो भाई। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं भैया? हमारी होने वाली पार्टी, यानी कौन से टॉपिक की पार्टी? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years की पार्टी है ना बच्चा पार्टी। चलिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं या आपसे ये कहूं कि भैया देखो ऐसी बात है कि इसमें हम करने क्या वाले हैं, तो बच्चे इसमें हम करने वाले हैं हमारा जैसे आजकल चल रहा है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर, यानी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। यानी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। और साथ ही साथ बच्चों हम लोग यहां पे बात करेंगे एक और चीज की, दैट इज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है बच्चों, चले तो दो चीजों की हम लोग वहां पे बात करेंगे। पहला बात टॉपिक कौन सा है भाई? हमारा क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का पूरा जर्नी, और दूसरा है बच्चों हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ यार, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल कहता है कि हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट? पुराने जमाने में विदेशी किसको कहा जाता था भैया? बताइए फटाफट से। फॉरेनर किसको कहते थे? विदेशी आदमी किसको कहते थे? तो देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड के हिसाब से, तो कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कोई एक पर्टिकुलर समाज, एक पर्टिकुलर कल्चर या किसी सिटी वगैरह को बिलोंग नहीं करता था, उसको हम कहते थे फॉरेनर। राइट, तो यानी मान लीजिए कि अगर मैं एक गांव में रहता हूं जिसका नाम है पगलापुर, और पगलापुर के बाहर से अगर कोई आदमी आता है हमारे गांव के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या है? फॉरेनर है। राइट बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक शहर में रहने वाला इंसान, ठीक है, एक जंगल में रहने वाले इंसान के लिए फॉरेनर है। लेकिन अगर दो लोग सेम गांव को बिलोंग करते हैं तो वो फॉरेनर्स नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप दूसरे गांव से बिलोंग करते हैं तो आप कोई स्ट्रेंजर हैं, आप कोई अनजान इंसान है और आप विदेशी आदमी हैं। और अगर आप सेम गांव से बिलोंग करते हैं, फिर चाहे आपका कल्चर और कम्युनिटी डिफरेंट हो तो भी मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो आपका टेरिटरी है, जो आपका एरिया है, अगर आप उसके बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए क्या कहलाएंगे बच्चों? फॉरेनर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। बिल्कुल ही गलत बात है, हमको उसके बाद भी बच्चे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो ये फॉल्स है। मराठास ने अपना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दिखाया था इस टाइम पे, ये बात बच्चे बिल्कुल अपने आप में सही है, ट्रू है। फिर अगर हम बात करें जंगल में रहने वाले लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको कभी कभी अपने घरों से, अपनी जमीनों से निकाल दिया जाता था बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। बच्चे ये बात भी सही है, जब खेती बाड़ी बढ़ना स्टार्ट हुई है ना, जब एग्रीकल्चर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे हम ऐसे ट्राइबल लोग थे बेचारे जिनको अपनी जमीनों को देना पड़ा, जमीनें छोड़ के जानी पड़ी। फिर अगर हम बात करें सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर, तो देखिए बच्चे ये बात तो गलत होगी। आप इसको समझ सकते हैं, जब हम बात करें सुल्तान की, तो सुल्तान जनरली दिल्ली सल्तनत के लोग कहे जाते थे, और इनका जो राज्य था वो इसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज में ज्यादा था। ठीक है, तो ये बात बच्चे अपने आप में क्या हो जाती? फॉल्स हो जाती, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई हमारा मणिपुर और आसाम ये पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और कश्मीर पड़ता है एक्सट्रीम नॉर्थ में। तो इस हिसाब से बच्चे ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका गलत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? करेक्ट आंसर था बच्चे पहले वाले का फॉल्स, दूसरे वाले का ट्रू, थर्ड वाले का ट्रू और फोर्थ वाले का फॉल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट, डैश वाज अ 14th century chronicler, डैश 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 एंड डैश वाज सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स जिनको सब कॉन्टिनेंट में इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए तो इनके उत्तर जानते हैं भाई। देखिए सिंपल सी बात है, आर्काइव्स वो जगह है जहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है बच्चे? मैन्युस्क्रिप्ट्स किताबें हैं जो कि हैंडमेड पेपर पे लिखी गई हैं, या पाम के जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पमायरा लीव्स जिसको आप कहते हैं, उनमें लिखी गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे ये बहुत ज्यादा नाजुक किताबें, हालांकि हमारे इतिहास हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, बट इनको कैरी करना है बहुत अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, डैश वाज अ 14th century chronicler, तो ये भाई जियाउद्दीन बरानी है। बरानी एक बड़े फेमस हिस्टोरियन भी हुए, एक बड़े फेमस इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है अपने अकाउंट्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें, हमने कौन कौन से क्रॉप्स की बात की थी, हमारे पास टोटल 5 ब्लैंक्स थे, तो पटेटोस, कॉर्न, चिली, टी, कॉफी। तो भैया जो अमेरिकन कॉर्न खाते हो ना एकदम मस्त कैपेचिनो के साथ, तो वो आपको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो इंट्रोड्यूस किया गया था इसी जमाने में, यानी हमारे मेडिवल टाइम्स में। ठीक है बच्चों, चलिए
आगे बात करें, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इस पीरियड से मतलब आपको कुछ मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बताने हैं। देखिए पहली बात तो आ जाता है कि पर्शियन व्हील आ गया था इरिगेशन के लिए। पर्शियन व्हील बच्चे एक बड़ा सा व्हील, एक बड़ा सा चक्का है जिसमें बहुत सारी बाल्टियां टाइप की अटैच हैं, बकेट्स अटैच हैं। और होता यह है कि इसको एक बिना बुलक के पीठ पे, मतलब ये बैल वैल के पीठ पे एक बड़ा सा कनेक्टिंग वायर टाइप का या थ्रेड टाइप का बांध दिया जाता है। ठीक है, जब ये आगे इसको खींचते हैं तो व्हील मूव करता है, और व्हील मूव करने के साथ क्या होता है, जो भी पानी का सोर्स है वहां से पानी फिलअप करके फील्ड्स में छिड़कता जाता है, राइट। तो ये कहलाता है पर्शियन व्हील। और फिर अगर हम बात करें स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील आपका वीविंग सेक्टर में आ गया था। वीविंग यानी जहां पे कपड़े बुने जाते हैं, तो इसने एक आ करके बच्चे पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत बढ़िया तरीके से रेवोल्यूशन किया है ना। चलिए, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फायर आर्म्स यानी ऐसे हथियार जिसमें आग का, फायर का प्रयोग यूज किया जा रहा है बच्चों, उसको यहाँ पे युद्ध में लड़ा जा रहा था, यूज किया जा रहा था, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो तीरों के अंदर अगर फायर लगा के लोग मारते थे, है ना। फिर अगर 16वीं शताब्दी की बात करें तो उस टाइम कैनन्स यानी तोपें भी आ गई थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमको टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कहता है कि व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। Some of the important or major religious developments that took place during this particular period are as follows। पहली बात तो देखिए, वर्शिप ऑफ न्यू डीटीज यानी कि नए भगवानों का वर्शिप, है ना, उनकी पूजा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी यानी कहने का मतलब है राजा महाराजाओं द्वारा मंदिर बनवाना। तीसरा है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, प्रीस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। जो आपके मेजर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे, ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गए और बाकी प्रीस्ट हो गए, तो ये धार्मिक ग्रुपों का बढ़ना, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था बच्चों, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। फिर अगर हम बात करें इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, है ना। भक्ति का आइडिया क्या था, भक्ति कहता, भक्ति सेंट्स जितने भी थे उन्होंने भगवान को पाने का, मोक्ष को प्राप्त करने का, है ना, एक अपने आप में एक बहुत अच्छा द्वार समझाया। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की सेवा से, अपने भक्ति भाव से जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए कोई हवन यज्ञ बड़े बड़े रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को ये भक्ति का आइडिया बड़ा पसंद आया। एन अपीयरेंस ऑफ मेनी न्यू रिलीजन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे 7वीं शताब्दी में बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे और माइग्रेंट्स थे, उन्होंने कुरान की टीचिंग्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया। यानी आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, और दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बाद जो था, इस्लाम ने काफी जोर पकड़ लिया इंडिया के अंदर। तो बच्चे, इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड पे, खासकर हमारे मेडिवल्स में। What ways has the meaning of term हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। देखिए, हिंदुस्तान जो है शब्द अपने आप में पहले एक जोग्राफिकल क्षेत्र के बारे में कहा जाता था, राइट बच्चों। अगर हम बात करें, इट डिड नॉट जस्ट मीन अ सिंपल कंट्री, बट हिंदुस्तान जो है एक जोग्राफिकल एरिया, एक जोग्राफिकल क्षेत्र हुआ करता था। अगर आप देखेंगे जो हिंदुस्तान का मतलब है, ये काफी ज्यादा चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज हिंदुस्तान का मतलब भारत है, राइट, यानी कंट्री है, इंडिया है। अगर हम बात करें 13वीं शताब्दी की 13th सेंचुरी में, तो इस शब्द को मिनाज और सिराज ने यूज किया था, है ना, जो कि एक उस जमाने के एक फेमस लेखक, एक फेमस पॉलिटिशियन, एक फेमस आप कह सकते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने इसको एक पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था। कहने का मतलब है कि मिनाज और सिराज के हिसाब से हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है जो दिल्ली के सुल्तान को बिलोंग करती है। हालांकि ये बात सही नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के ओरिजिन को देखेंगे तो बेसिक सी बात है बच्चे, ये पूरा शब्द ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द रिवर इंडस। अगर हम बात करें, इट वाज लाइक इंदोस्तान। इंदोस्तान मतलब एक ऐसा एरिया इंडस नदी के नीचे, जिसके ऊपर से इंडस नदी बहती हो और वहां पे रहने वाले लोग हो। उसी वहीं से आया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना बच्चों। तो ये एक जोग्राफिकल क्षेत्र था जिसमें इंडस रिवर बहती है, इंडस नदी बहती है ना। स्थान इज अ प्लेस, तो वहां से पहले हिंदुस्तान आया, है ना। फिर जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने इसको हिंद का नाम दिया, तो वो कन्वर्ट होकर हिंदुस्तान हुआ। तो इट वाज मोर ओवर अ जोग्राफिकल एरिया। मिनाज और सिराज ने तो भैया राजा खुश करने के लिए बता दिया कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा एरिया जहां पे दिल्ली सुल्तान रूल करते हो। तो दिल्ली सुल्तान से पहले बहुत सारे ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस एरिया को रूल किया है। 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी के टाइम पे अगर हम बात करेंगे, जो वर्ड हिंद है उसको अमीर खुसरो ने यूज किया था टू रिफर टू द कल्चर एंड पीपल ऑफ द इंडस रिवर। देखिए, मैं ऐसी की बात कर रहा हूं बच्चों आपसे कि हिंद शब्द का यूज किया गया था इंदु नदी यानी इंडस नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो रहने वाले पीपल है, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को डिनोट करने के लिए। चलिए बात करते हैं। Whereas during the early 16th century, Babur used the term Hindustan
to describe the culture, geography and fauna of the inhabitants of the subcontinent. तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था इस पूरे जोग्राफिकल एरिया के लिए, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के वेजिटेशन के लिए, यहाँ के जानवरों के लिए, मतलब ऑल टुगेदर जितना भी इस जोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करता है उस शब्द के लिए यहाँ पे बाबर ने यूज किया था हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कि हाउ वाज द अफेयर्स ऑफ द जातीज रेगुलेटेड। देखिए जातियां क्या होती हैं, जातियां एक तरीके से क्लासेस हैं, है ना। अब ये जातियां बच्चों पहले हमारे इकोनॉमिक और सोशल क्लासेस हुआ करते थे, धीरे धीरे करके बहुत रिजिड सिस्टम बनता चला गया। फिर अगर हम बात करें इस जमाने में बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस लोगों के बीच आने लगे, इसके चलते क्या बने, बहुत सारी जातियां बन गई, यानी एक धर्म के अंदर ही बहुत सारी सब कास्ट बनने लगी, यानी जाति। ठीक है, तो जहां पे लोगों को उनके बैकग्राउंड और उनके काम के हिसाब से रैंक किया जाता था। क्या किया जाता है बच्चों, उनके काम के हिसाब से और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से लोगों की रैंकिंग की जाती थी, उनको रैंक प्रोवाइड की जाती थी। अब जो अफेयर्स मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है जातियों का, इसको कौन रेगुलेट करता था, बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, जिसको आप जाति पंचायत कहते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन्हीं जाति एक सब कास्ट के ग्रुप के जो बड़े लोग हैं उन्होंने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसको आप कह रहे हो जाति पंचायत। और इस जाति पंचायत का काम है कि इस जाति से जुड़े, इस कास्ट से जुड़े, इस सब कास्ट से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज है, उसको डिस्कस करके सॉल्व करना। ठीक है, तो जातियों को अपने गांव के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, विच वर गवर्न्ड बाय अ चीफटेन। चीफटेन मतलब इनका एक सरदार। ठीक है, जैसे आज गांव में क्या होता है, सरपंच होता है ना, तो भाई उसी वहीं पे उस जमाने में भी इस तरीके के सरपंच होते थे, और ये सरपंच कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे हर एक जाति के, हर एक गांव के हिसाब से, और ये जो जातियां थी इनको बच्चे इन चीजों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है द टर्म पैन रीजनल एम्पायर का मतलब क्या है। देखिए पैन का मतलब होता है अक्रॉस, कहने का मतलब है कि एक ऐसा एम्पायर जो कि बहुत सारे अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कल्चर्स के अक्रॉस जो है आपके एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अलग अलग कल्चर्स और रीजन्स के अक्रॉस एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं पैन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैन रीजनल एम्पायर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुगलों की डायनेस्टी हो गई, चोल राज्य हो गए, खलजीज हो गए, तुगलक्स हो गए। तो अगर आप बात करेंगे तो बच्चे इनका जो टोटल किंगडम है ना, अगर हम बात करेंगे जो इनका राज्य है वो सिर्फ एक एरिया में लिमिटेड नहीं था, बट भारत के मल्टीपल एरियाज में लिमिटेड था, इनफैक्ट कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी लिमिटेड था। जहां पे अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग रहा करते थे और उनके ऊपर ये राजास गवर्न करते थे, है कि नहीं बच्चों। तो इस वजह से इसको कहा जाता है पैन रीजनल एम्पायर। चलिए, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या दिक्कत है, हिस्टोरियंस को क्या दिक्कत आती है। देखिए बहुत सारी दिक्कत है। पहला, अब उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, है ना, तो हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ता था, स्क्राइब को हायर करना पड़ता है। स्क्राइब कौन होते हैं बच्चे, ऐसे लोग होते हैं जो कि हाथ से किसी किताब की कॉपी बनाते हैं। यानी मान लीजिए एक मेन किताब है, अब उससे मैंने क्या कहा कि भैया बहुत सारी कॉपियां बनाओ, ठीक है, तो मैंने उसको खाली पेपर दे दिया, अब उस पर किताब से देख देख कर वो लिख रहा है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं स्क्राइब्स। ठीक है, और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें छोटे छोटे डिफरेंसेस, मिस्टेक्स हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे कॉपिंग प्रोसेस में ग्रो करते हैं। आप इसको समझिएगा इस तरीके से कि मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपने अपने दोस्त से कोई आंसर कॉपी किया, है ना, और आपके आंसर से आपके दोस्त ने कॉपी किया, उसके आंसर से उसके दोस्त ने कॉपी किया, तो बाय द टाइम जब तक चौथा पांचवा बंदा कॉपी करेगा ना, ऑलरेडी उसने बहुत कुछ मिस आउट कर दिया होगा। ठीक है, यानी आपने मान लीजिए अपने फ्रेंड की नोटबुक से जो कॉपी किया होगा उसका आंसर का सिर्फ 90% ही होगा, आपसे जो कॉपी करेगा आपके आंसर का 80%, तो ऐसे 10-10% रिड्यूस होता जाएगा, राइट। तो फाइनली कॉपिंग में ना एरर्स बहुत ज्यादा होने की संभावना है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, until manuscripts of the same text became differently from one another. So as a result अगर हम बात करें जो ऑथर का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो आज आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो ओरिजिनली लिखा गया होगा उसके इतने सारे जब कॉपीज बने तो जो उसकी ओरिजिनलिटी थी वो लूज हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर एक कॉपी में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो जो ओरिजिनल कंटेंट है ना वो कहीं ना कहीं बच्चों मिसिंग है। फिर अगर मैं आगे बात करें, अगला सवाल कहता है कि हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। भारतीय हिस्ट्री की हम बात करें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इनको 3 हिसाब से डिवाइड किया था। ठीक है, मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश, जो कि बहुत ही घटिया डिवीजन है क्योंकि भैया उनको हमारे कल्चर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है उन्होंने भारतीय हिस्ट्री को 3 हिसाब से डिवाइड किया है, ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम। ब्रिटिश हिस्टोरियंस का मानना था कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है भारत में कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी के मामले से। ठीक है,
एंड अपार्ट फ्रॉम द चेंज इन द रिलीजन ऑफ रूलर्स। तो इनका ये मानना था कि भारत के इतिहास में कोई भी कभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, भारत की संस्कृति बेकार है, कल्चर घटिया है, इस तरीके की घटिया सोच रखते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उनके हिसाब से भारत में सिर्फ एक चीज में बदलाव हुआ है, वो है जो वहां के राजा लोग हैं उनके रिलीजन्स में चेंजेस, ठीक है, कि पहले हिंदू रूलर्स थे, फिर मुस्लिम रूलर्स आ गए, फिर हम लोग आ गए, तो बस यही उनको लगा चेंज है। ऐसा डिवीजन जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस का, इसमें एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी को यहाँ पे इग्नोर करता है। फिर अगर हम बात करें जो 11th और आपके 8th सेंचुरीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपके 16th और 18th सेंचुरीज से, बिल्कुल सही बात है, वहां के डेवलपमेंट्स और यहाँ के डेवलपमेंट्स में बहुत डिफरेंस है। Historians do not see time just as a calendar or a clock, days or hours. The study of history becomes easier जब हम उनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पीरियड्स में या अलग अलग सेगमेंट्स में। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हिस्टोरियंस कैलेंडर्स को जस्ट टाइम एंड डेट्स के हिसाब से नहीं देखते। इतिहासकार हमारे हिस्टोरियंस जो कैलेंडर्स होते हैं बच्चे उसके हिसाब से नहीं चलते, बट हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं कुछ कॉमन सिमिलरिटीज के वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, हमने 3 हिसाब से भाई हिस्ट्री को डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो देखिए उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है कि उसमें डेवलपमेंट्स स्टार्ट हुए हैं, अर्ली मैन से स्टार्ट हुए हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, फिर अर्ली टाइप ऑफ किंगडम्स आए जैसे मौर्यास हो गए, गुप्तास हो गए, उनके डेवलपमेंट्स आए। फिर अगर आप मेडिवल में देखो तो मेडिवल में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिवल में अगर हम बात करें तो हमारे पास राजपूत रूलर्स आए, फिर अगर हम बात करें सुल्तान आए, फिर हम बात करें मुगल्स आए, तो इनका जो, और वही अगर हम बात करें साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य है, ठीक है, चेराज है, ठीक है, पल्लव है, तो ये बड़े बड़े राज्य हैं जिनके राज्यों में भी बहुत सारा सिमिलैरिटी है। तो हमने क्या किया, एक पीरियड ये ले लिया। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब हमने देखा तो इंडिया और प्रोग्रेसिव हुआ, उसमें हालांकि बहुत सारे कॉलोनियल पावर्स आए, है ना, ब्रिटिशर्स आए, लेकिन उनके खिलाफ हमने लड़ा। फिर पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट आया, डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट आया, तो इस तरीके की नई नई चीजें आनी डेवलप हो गई, ठीक है, जो कि उस जमाने के हिसाब से भी बहुत सारी मॉडर्न आइडियोलॉजीज थी। तो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, यानी पुरातत्व भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और हमारा आधुनिक भारत, हिंदी में कहें तो ये होगा, और इंग्लिश में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। चलिए, तो इट रिफ्लेक्ट्स द सिमिलरिटीज और चेंजेस इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर, सोशल चेंजेस, लोगों के बिलीफ्स में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अलग अलग भाषाओं में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न पर्शियन है वो मेडिवल पर्शियन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंसेस आर नॉट जस्ट इन वोकैबुलरी एंड ग्रामर बट ऑल्सो इन द मीनिंग्स। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मॉडर्न पर्शियन भाषा की आप बात करें तो मिडिवल जमाने के पर्शियन भाषा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उनके बोलने में, उनके मतलब जितने भी सिमिलरिटीज हैं, या फिर हम बात करें बातचीत की बात करें, वोकैबुलरी की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो तब में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं पुराने जमाने के संस्कृत की और आज के जमाने में जो हम संस्कृत पढ़ते हैं तो शायद वर्ड्स में काफी चेंज आया होगा, राइट, डेफिनेट सी बात है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बच्चे जिस हिसाब से शुद्ध हिंदी बोली जाती थी और जो आज हम हिंदी बोलते हैं उसमें बहुत फर्क है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में बहुत सारी भाषाओं का कई बार जो है मिक्स यूजेज करते हैं ना, मिला जुला करके बात करते हैं। अगर एकदम सिंपल शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो शुद्ध हिंदी के शब्द बिल्कुल अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के मन में, या फिर मैं कहूं ब्रिटिश साम्राज्य के चित्त में एक मिथ्या थी कि भारतीय संस्कृति का कोई मोल नहीं, ठीक है, तो ये प्रॉपर हिंदी के शब्द है। चित्त इज लाइक हार्ट और यू नो इनसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। उनके मस्तिष्क में एक रूढ़िवादी सोच उत्पन्न हो रखी थी, ठीक है, या इस तरीके से रूढ़िवादी समथिंग दैट्स वेरी कंजर्वेटिव। तो इस तरीके के वर्ड्स बच्चे आपके एकदम टिपिकल हिंदी वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हम नहीं यूज करते, राइट, हम यूज करते थोड़ा मिक्सड अप वाली हिंदी। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में भाई एकदम शुद्ध हिंदी भी यूज होती थी जहां पे प्रॉपर राजा वगैरह रूल करते थे हमारे, ठीक है। चलिए, फिर अगर हम बात करें जब हिस्टोरियंस इन किताबों को पढ़ते हैं, मैप्स को पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, तो उनको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये भी देखना पड़ता है कि भाई किस जमाने में प्रोड्यूस हुए। कार्टोग्राफर्स जो कि मैप वगैरह डिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो हर एक एरा में बहुत डिफरेंट थे। और एक और खास बात, अगर हम उस जमाने की बात करें तो मैक्सिमम खासकर ऐसे पोएट्स या फिर ऐसे आप इतिहासकारों की बात करें जो राजा के दरबार में रहा करते थे, राजा के कोर्ट में, तो वो लोग जनरल सी बातें बच्चे राजा के अगेंस्ट नहीं लिखेंगे। तो उनकी बातें कितनी ऑथेंटिक है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों, ठीक है, हम आ चुके हैं इस टॉपिक के एंड पे। उम्मीद आपको मजा आया होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक के सफर में। और आपसे एक सवाल पूछना, सवाल बहुत बेसिक है, सवाल मैं यही बताता हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। तो सवाल क्या है भाई, देखिए इधर, हु डिवाइडेड
द इंडियन हिस्ट्री इनटू मुस्लिम, हिंदू एंड ब्रिटिश। ठीक है, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किसने डिवाइड किया था, यही आपका सवाल है। ठीक है बच्चों, सॉर्टेड है भाई, एकदम सॉर्टेड। चलिए, तो इसी के साथ फाइनली बच्चों वाइंड अप करते हैं हमारा आज का ताबड़तोड़ वाला डिस्कशन। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू। बाय बाय बच्चा बाडी, टेक केयर एंड मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय बच्चों, टेक।